नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। पीएम दोनों चुनावी राज्यों में अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी जनसभा कर आज के अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने सतना में जनता से कहा, आपका वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और भ्रष्टाचारी कांग्रेस को मध्य प्रदेश से 100 कोस दूर ले जाएगा। पीएम छतरपुर और नीमच में भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां उदयपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में करेंगी चुनाव प्रचार। प्रियंका सतना और रीवा में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल अशोकनगर के नई सराय विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस नेता जबलपुर में करेंगे जनसभा और रोड शो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह पाथलगांव विधानसभा में रथ सभा में होंगे शामिल। वहीं कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में करेंगे चुनावी रैलियां। रायगढ़ विधानसभा में होगा अमित शाह का रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। राज्य में कुल 200 सीटों के लिए इस महीने की 25 तारीख को मतदान होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र। नामांकन पत्रों की जांच 13 तारीख को होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को डाले जाएंगे वोट। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर देश का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। देहरादून के पुलिस लाइन में स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सरकार की योजनाओं और राज्य की संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि में देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। आज राज्य के स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी बहुत शुभकामनाएं। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज अपनी बैठक में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की कर सकती है सिफारिश। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लेने के लगाए थे आरोप। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने हुई थी पेश। महुआ ने माना था कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को किया था शेयर। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग की करेंगे समीक्षा। पिछले साल चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जहां वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कैथोहलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से पहले पूर्व सैन्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। रक्षा मंत्री ने मंत्रालय को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया। टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोलकाता स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के कार्यालय में पूछताछ। ईडी ने उन्हें एसएससी घोटाला मामले में किया था तलब। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की है उम्मीद। अयोध्या में कैबिनेट बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरी कैबिनेट ने हनुमान बाबा का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए बने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिखों और हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़भाड़ से बचने के लिए नई दिल्ली से गोरखपुर, छपरा, गोमती नगर और बनमनखी जंक्शन के बीच त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। साहित्य अकादमी आज राजधानी नई दिल्ली में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 वितरण समारोह आयोजित कर रहा है। समारोह में 23 भाषाओं में चयनित विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी। WHO ने कहा, वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी है। निक्षय मित्र अभियान के तहत विशिष्ट प्रगति दर्ज की गई। देश भर में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, इस अभियान को मिल रही है उत्साहजनक प्रतिक्रिया। अभियान में देश भर से 4100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में मनाई जा रही है जल दिवाली। आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस। उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है यह खास दिन। स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 बने, इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 9 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस अधिसूचित किया था। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है चिंताजनक। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 432, आरके पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में AQI 441 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सभी विद्यालय आज से इस महीने की 18 तारीख तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए अलग से साप्ताहिक OPD शुरू की गई। हफ्ते में एक दिन चलने वाले इस OPD में 5 विभाग के डॉक्टर बैठेंगे। ये OPD हर सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच चलेगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि प्रदूषण से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही हैं।
मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। पिछले कुछ दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। बैठक में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा होगी। तमिलनाडु में बारिश का कहर लगातार जारी है। थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तिरुवन्नामलाई और इरोड में स्थिति खराब। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई थी। आज भी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.25 पर खुला। यह पिछले बंद भाव से 5 पैसे की बढ़त है। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड ने फंड जुटाने के लिए एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को लॉन्च किया है। कंपनी ने QIP के लिए प्रति शेयर 644.46 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया है। फ्लोर प्राइस का तात्पर्य स्टॉक के समापन मूल्य से 6.53% की छूट है। कंपनी को अक्टूबर में इस QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने अपने सदस्यों के कोटा में 50% इजाफे का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह इजाफा उनके मौजूदा कोटे के अनुपात में ही होगा। गवर्नेंस ऑफ बोर्ड कोटे की 16वीं सामान्य समीक्षा के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की 2023 की सालाना बैठक के निर्देशों के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के भारत में वीजा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के वीजा मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए SOP तैयार किया है। वेदांत रिसोर्सेज 2.5 अरब डॉलर तक जुटाने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। कंपनी इसके लिए पश्चिम एशिया के विदेशी निवेशकों को तरजीही शेयर जारी करने और अधिक ब्याज वाले पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की योजना बना रही है। घरेलू FMCG निर्माता डाबर इंडिया 7,000 करोड़ रुपए के नकद भंडार के साथ स्वास्थ्य देखभाल, घर और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्रों में अधिग्रहण के अवसरों की तलाश कर रही है। अडानी ग्रुप द्वारा श्रीलंका की राजधानी में विकसित किए जा रहे एक बंदरगाह टर्मिनल के लिए अमेरिका से $553 मिलियन का वित्त पोषण मिलेगा। सेबी ने सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबद्ध इकाइयों रीट और इनविट के पास पड़े निवेशकों की बिना दावे वाली राशि के मामले से निपटने के लिए प्रक्रिया तय की। हैदराबाद में रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रिलायंस रिटेल के पहले स्वदेश स्टोर का उद्घाटन किया। कंपनी के अनुसार भारत की सदियों पुरानी कला और शिल्प को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से बने स्वदेश स्टोर में पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों के उत्पाद तथा शिल्प बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक वेंकट नागेश्वर चलसानी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। RBI ने बैंकों और NBFC के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। IT गवर्नेंस जोखिम नियंत्रण से संबंधित ये दिशा निर्देश ग्राहकों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले डायरेक्टरों के लिए हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण को सामान्य तिथि 10 नवंबर के बजाय 7 नवंबर को ही स्वीकृति दी जा रही है। आज नाजियों द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार की 85वीं बरसी है। इसकी पूर्व संध्या पर जर्मनी में लगभग 2000 लोगों ने कोलोन कैथेड्रल से एक सिनागॉग तक मौन मार्च किया। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के मंत्री हेनरिक वोस्ट ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये स्मरणोत्सव हमास के हमले के पीड़ितों के साथ साथ जर्मनी में रह रहे यहूदी लोगों के साथ एकजुटता का संकेत देने वाला था।
हेनरिक वुस्ट ने यहूदियों को संदेश देते हुए कहा कि वे जर्मनी में सुरक्षित हैं। इसी के साथ नफरत फैलाने वालों पर नजर रखने की बात कहते हुए उन्होंने जरूरी प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया। ऑस्ट्रेलिया में एक पब में एसयूवी कार के घुसने से 2 बच्चों सहित भारतीय मूल के 2 परिवारों के 5 सदस्यों की मौत हो गई। अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के सीनेटर भारतवंशी विन गोपाल बेहद कड़े मुकाबले में राज्य सीनेट में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के 38 वर्षीय सीनेटर ने न्यू जर्सी के 11वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी स्टीव डिनिस्ट्रियन को हराया। इजराइल हमास संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में युद्ध प्रबंधन कैबिनेट बैठक बुलाई। बांग्लादेश में रेडीमेड परिधान तैयार करने वाले श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिक में कम वृद्धि के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 60% और आत्मघाती बम विस्फोटों में 500% की वृद्धि हुई। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है। 205 साल के इतिहास में संस्थान के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बनी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज आयोजित किया जाएगा। यह समारोह गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। यह पहला मौका है जब गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। अगले राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। समापन समारोह में खेलों की मशाल उत्तराखंड को सौंपी जाएगी। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी में पुरुषों के 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के चिराग ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चिराग ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज को हराने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में ही पुरुषों के 86 से 92 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के ही कपिल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कपिल ने रोमांचक फाइनल में हरियाणा के नवीन को शिकस्त दी। मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के रिंकू ने स्वर्ण पदक जीता। रिंकू ने फाइनल में उत्तर प्रदेश की प्रजापति को शिकस्त दी। रिंकू ने मुकाबले को आसानी से 5-0 से अपने नाम किया। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया। फाइनल में मध्य प्रदेश ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में हरियाणा को हराने में सफलता पाई। पंजाब और राजस्थान ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
पुरुष कबड्डी में सर्विसेज ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में सर्विसेज ने हरियाणा को हराने में सफलता पाई। सर्विसेज ने मैच में शुरू होने से बढ़त हासिल करते हुए मुकाबले को आसानी से 34-25 से जीता। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स पर 160 रन की आसान जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी इंग्लैंड की प्रतियोगिता में ये दूसरी जीत है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने शानदार शतकीय पारी खेली। वो 108 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स का विश्व कप में ये पहला शतक है। उन्होंने पारी के दौरान 6 छक्के और 6 चौके लगाए। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। गिल ने पिछले सप्ताह श्रीलंका के खिलाफ 92 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रनों का योगदान दिया था। उन्होंने विश्व कप की 6 पारियों में कुल 219 रन बनाए हैं। विश्व कप में रनों का अंबार लगा रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शुभमन गिल के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल हैं। विराट कोहली 4थे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज ने शीर्ष स्थान पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। सिराज ने 709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज से लंबी बढ़त बना रखी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने ओटीटी पर भी धूम मचाई। फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नया रिकॉर्ड बनाया है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पहली पसंद बनी। द लेडी किलर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को अधूरा ही रिलीज कर दिया गया। डायरेक्टर अजय बहल ने माना 17 पेज के स्क्रीन प्ले के 30 पेज की कहानी शूट ही नहीं की गई। फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लिए प्रियंका चोपड़ा को लेने का मन बनाया। एक्ट्रेस ने भी इस फिल्म के लिए हाँ कह दी है। डॉन 3 में रणवीर सिंह लीड रोल में है। हाल ही में डीप फेक वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा में रही रश्मिका मंदाना पहली बार पब्लिक के सामने दिखी। वह मीडिया से बचने की भी कोशिश करती दिखाई दी। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन की तारीफों के बांधे पुल। बिग बी ने इंटरनेट पर वायरल हुए अल्लू अर्जुन की श्रीवल्ली गाने के डांस स्टेप की प्रशंसा की। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म मैं अटल हूं की शूटिंग पूरी हो चुकी है। निर्माता विनोद भानुशाली की इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दिखाई देंगे। अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की फिल्म सिंघम अगेन की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही है। इस बीच दीपिका पादुकोण के लेडी सिंघम लुक के बाद अब मेकर्स ने करीना कपूर का भी लुक जारी किया। सुपरस्टार स्टारर हाउसफुल 5 इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी बीच 15 जनवरी 2024 से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की जानकारी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फैंस को दी। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास आने वाली फिल्म सालार को लेकर चर्चा में है। अगले महीने दिसंबर में फिल्म रिलीज होगी। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम जर्नी है। इस फिल्म में नाना पाटेकर नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।